राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक साधु, उसकी प्रेमिका और उसके पति की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांग कर लाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है कि गांव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी और उस साधु से उसके नैना लड़ गए। कहावत है ना, जब दिल आया परी गधी पर तो परी क्या चीज है। कहते हैं, आपने सुना भी होगा, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। यही कहावत उस लड़की पर सही बैठती थी। वह साधु नहीं स्वाधु था। जवानी दीवानी होती है। वह कविता नाम की लड़की भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी। उसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। कविता हर रोज देर रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब चुपचाप उठकर उस साधु की झोपड़ी में जाती और कई घंटे उस साधु के साथ बिताकर अपने घर लौट आती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों से चल रहा था। किसी को इसकी कोई भनक नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद ही किसी को पता नहीं था, क्योंकि यदि पता हो तो घर वालों को कहीं ना कहीं उस पर रोक टोक होती, घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया होता। लेकिन उसका इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चला। अब कविता और साधु की यह रास लीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता और जो कुछ भी उसे कविता से कहना होता वह उससे कह देता। वह कविता जब उससे मिलने जाती तो अपने हाथों से स्वयं उसको भोजन बनाकर लेकर जाती और अपने हाथों से ही उस साधु को खिलाती। कविता तो साधु के प्रेम बंधन में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों ने, अब वह शादी लायक हो गई थी तो उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र थी और एक लड़का अच्छा सा देखकर उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें कविता और साधु के मिलन पर शक हो गया हो या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। इस कारण भी वह कविता की शादी जल्दी करना चाहते थे। साधु और कवि, क्योंकि साधु से वे कविता का पिंड छुटाने का यही एक तरीका था कि उससे उसकी शादी हो जाए और वह दूर चली जाए। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी और उसका मिलन बंद हो जाएगा। कविता की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपनी ससुराल से वापस आई तो वह फिर साधु के पास पहुंची। साधु ने कविता को कई थप्पड़ लगाए और काफी भला बुरा कहा और उस नालायक साधु ने, जो कि वह साधु नहीं स्वाधु था, उसने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई थी, जो तू मुझे छोड़कर चली गई। जैसे तैसे अब कविता ने अपने साधु को खुश किया। कविता का यही कर्म फिर से शुरू हो गया, क्योंकि वह अपने मायके रहने के लिए आई थी। कुछ दिनों के बाद अब उसकी ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने के लिए, उसका पति अपने दोस्त के साथ और उसे लिवाने के लिए उसके घर आ गया। एक दो शायद उसके मित्र भी उसके साथ रहे होंगे, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो इसलिए कई लोग उसे विदा कराने के लिए आए थे। अब रात्रि काफी हो गई थी। खाने पीने का क्रम चल रहा था कि घर में रिश्तेदार थे। कविता को रात के 12 बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने प्रेमी साधु के लिए खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी उस समय उसका पति था वह जाग रहा था। जब उसने किसी को आधी रात के समय घर से बाहर जाते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन है जो इतनी रात गए घर से बाहर जा रहा है। वह उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। कविता काफी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। कविता ने खाना रख दिया। साधु ने फिर कविता से कहा, तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूं, यहाँ तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई हैं। तब कविता कहने लगी कि मेरा पति मुझे विदा कराने के लिए आया है, इस वजह से मुझे देर हो गई। तो साधु ने कविता को तेज तेज आवाजों में उसे डांटने लगा।
कविता ने कहा, आज मेरी ससुराल वाले मुझे लिवाने आ गए, मैं इसी वजह से लेट हो गई हूँ। साधु ने फिर उसको 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहा, तो तू चली जाएगी मुझे छोड़कर, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? साधु ने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। कविता ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। साधु ने कहा, तुम कल जरूर आना, परसों कल मत जाना अपने पति के साथ, कोई बहाना बना देना। लेकिन परसों तो वो कहने लगी, मैं चली जाऊंगी, जाना तो मुझे पड़ेगा। साधु कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कविता ने कहा, चिंता मत करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरी पूरी कि मैं अपने पति के साथ कल ना जाऊं, और उसके बाद यदि मैं ज्यादा दिन तक ना आ सकी तो तुम मेरी ससुराल चले आना, मैं किसी ना किसी बहाने तुमसे वहां मिलने आती रहूंगी। साधु को यह बात जच गई। वह कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, यही ठीक रहेगा, मैं तुम्हारी ससुराल में ही आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। जो कविता का पति था वह झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसके जी में आ रहा था कि दोनों को उसी समय जान से मार दे, मगर न जाने क्या सोचकर वह वहां से चला गया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन कविता के पति ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, यह कि आज हम नहीं जाएंगे, कल विदाई कराएंगे। यह जानकर तो कविता बहुत प्रसन्न हुई, उसकी तो जैसे भगवान ने मुराद पूरी कर दी, वह तो यही चाह रही थी उसकी पर। लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता को अपने पति और घर के किसी भी सदस्य पर जाहिर नहीं होने दिया। दूसरे दिन रात के समय भोजन करने के बाद उस कविता का पति वहां से चला गया और वह जब देखा कि घर के सब लोग सो गए हैं तो कविता वहां से साधु के लिए भोजन लेकर तेज तेज चलती हुई झोपड़ी के पास आने की तैयारी करने लगी। लेकिन जो कविता का पति था वह कविता से पहले ही उस जो घर से निकल चुका था, इस बारे में कविता को कुछ पता नहीं था। वह तेज तेज चलता हुआ साधु की झोपड़ी पर आया और उसने वहां जाकर साधु के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वह वहीं खड़े होकर एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को पेड़ के पत्तों से ढक लिया, चारों ओर से छुपा लिया ताकि वह किसी को दिखाई ना दे। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी कविता वहां आ गई। वह एक हाथ में थाल में भोजन लाई थी साधु के लिए, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसने उस दिन दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। पूरी सज धज के वह साधु की झोपड़ी में पहुंची तो उसने वहां जाकर जो देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जो साधु था उसका नाम शंकर था, उसके 2 टुकड़े हुए पड़े थे। शंकर की यह हालत देखकर कविता की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वहीं पास में पड़ा हुआ गंडासा उठाया और उसे नदी के किनारे पर इधर से उधर तक लेकर दौड़ती रही। लेकिन जब उसे यह निश्चिंत हो गई कि अब यहाँ कोई भी नहीं आए, क्योंकि वह सोच रही थी अगर कातिल यहाँ पर होगा तो मैं उसे मार डालूंगी, गंडासे को लेकर वह इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। जब उसने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तब वह कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसने झोपड़ी में से ली और कुछ लकड़ियां इधर उधर से उसने इकट्ठा कर ली। उनको इकट्ठा करके और झोपड़ी को जो फूस था उसे उसने नीचे गिराया और धुने की आग से उसमें आग लगा दी। साधु की चिता जलने लगी। अब चिता खूब धू धू कर चलने लगी थी। वह थके से कदमों से अपने घर लौट आई। उसके जाने के बाद उसका पति भी पेड़ से नीचे उतरा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कविता के पति पर किसी का कोई शक नहीं गया। कविता तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पति ने ये सब काम किया है, वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब वह अपने घर आ गई और उसका पति भी बिस्तर पर आकर अपना सो गया, अगले दिन दोनों बिल्कुल सामान्य थे। कुछ देर बाद नींद के आगोश में वे सो गया उसका पति। लेकिन जो कविता थी उसको अपनी चारपाई पर तो लेट गई, लेकिन पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सकी। उसे रह रहकर साधु की याद आ रही थी। पूरी रात वह अपने साधु के लिए आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर तैयार हो गई।
क्योंकि अब उसे अपने ससुराल जाना था। ससुराल जाने की वह अपने विदा होने वाली थी। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या राज छुप जाएं, क्या क्या छुपा होता है, उसे कोई उजागर नहीं कर सकता। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी सिकन नहीं थी। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई भी दुख नहीं था। राकेश जो उसका पति था कविता का, वह तो और भी कमाल का काम किया उसने। तो उसने रात की घटना का किसी से कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उसने अपनी पत्नी को कुछ बताया। वह अपनी पत्नी को चुपचाप विदा करा कर ले आया। उसकी पत्नी के चेहरे पर तो उड़द के बराबर भी सफेदी नहीं थी, वह तो बिल्कुल सामान्य थी। उसने उसके पति ने सोचा शायद यह कि अब वह अपनी पत्नी को माफ कर देगा, कि जीवन में गलती किससे नहीं होती है। गलती को यदि माफ ना किया जाए तो गलती करने वाला गलती पर गलती करता चला जाता है। यही उस कविता के पति ने सोचा और उसने मन ही मन अपनी पत्नी को माफ कर दिया, क्योंकि वह उसके काम की तरह, मतलब उसने तो उसके प्रेमी का काम तमाम कर दिया था और अब वह किसी उससे मिलने जा भी नहीं सकती थी। तो इसके कोई शक करने का कोई वो ही नहीं रह गई थी, वजह ही नहीं थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी को एक और चांस दिया कि वह जो है सही से जिंदगी यापन करें। जो उसका पति था वह अपनी पत्नी को घर लाया और उससे पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपनी पत्नियों को रखते हैं, ऐसे ही वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। दोनों पति पत्नी का जो जीवन खुशी से बीत रहा था, काफी समय बीत गया। उसके बीच में किसी भी किस्म की कोई नाराजगी नहीं थी। वे दोनों अपनी अपनी जो गृहस्थी थी सही से निभा रहे थे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। जैसे पति पत्नी रहते हैं अपने घर के गृहस्थी चलाते हैं, ऐसे ही दोनों चला रहे थे। अब काफी दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मगर एक दिन रात में जो कविता का पति और कविता दोनों बाहर बैठे हुए थे। कविता का पति भोजन कर रहा था। कविता के पति ने कविता से कहा, भोजन करते हुए कहा कि कविता जरा एक गिलास पानी ले आना। अंदर अंधेरा था। कविता कहने लगी, अंदर कैसे जाऊं, डर लगता है। उसकी बात सुनकर उसके पति को हंसी आ गई। वह कहने लगा, क्या बात है कविता? कविता ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तब वह उसका पति कहने लगा, हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि तुमने जो कहा कि अंदर मुझे एक गिलास पानी लाते हुए डर लग रहा है। उस समय तो तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम आधी रात को अपने साधु प्रेमी की लाश के लिए नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, इधर उधर से लकड़ियां चुन रही थी। न जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई और उसके मुंह पर आ गई। उसने ना चाहते हुए भी उसके मुंह से यह बात निकल गई कि अपने प्रेमी के लिए तो तुमने जो उस दिन तो तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने अपने प्रेमी के टुकड़े उठाकर उनको जो अग्नि में जलाया था, वरना वर्षों गुजर गए थे, कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। तो उससे कभी यह भी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार किया है, नहीं। उसका पति कभी भी कुछ नहीं पूछता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उसके पति के मुंह से यह बात निकल गई। अपने पति के मुंह से यह बात सुनते ही रजनी की आंखें लाल हो गईं, बिल्कुल आंखों से अग्नि भभक उठी। वह थोड़ी दूरी पर एक गंडासा रखा था। उसने बहुत जल्दी से वह गंडासा उठाया और पूरी शक्ति से अपने पति पर वार कर दिया। उसका पति एकदम सतर्क हो गया। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। कविता ने इतनी जोर से गंडासे का वार किया था कि चारपाई की पाटी भी कट गई। उसने अपने पति पर कई वार किए। उसके पति को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता है, तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा कविता होश में आओ, गुस्से थूक दो, क्योंकि इसमें कोई भी तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हें परेशान करना या बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने साल हमारी शादी को हो गए हैं, आज तक मैंने इस विषय में तुमसे कोई जिक्र तक नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कह पाता, पर पता नहीं मेरे मुंह से यह बात कैसे निकल गई। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मुंह से यह बात क्यों निकल गई है।
कविता मुझे माफ कर दो। लेकिन कविता पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार पर बार करती जा रही थी। कविता की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। ऐसा ही गुस्सा और ऐसा ही खून उसकी आंखों में तब उतरा था जब उसने अपने प्रेमी साधु के लाश के 2 टुकड़े देखे थे। अब उसका पति ने आज वक्त जो वक्त के तले कहते हैं ना कि राख दबी हुई थी, चिंगारी दबी हुई थी राख में, उसको हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में गंडासा आ गया और वही दृश्य फिर से जो उसकी आंखों के आगे आ गया। इसी बीच काफी समय गुजर गया। उस कविता के पति को ऐसे लगने लगा कि कविता उसे जिंदा आज नहीं छोड़ेगी। कई पलों बाद गंडासा उसे जरूर मार डालेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने गंडासा जो कविता ने अपनी गर्दन में मार लिया। उसने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वह मर गई। राकेश को अपनी भूल पर बड़ा अफसोस हो रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जो होना था वह तो हो गया। उसका कोई इलाज तो नहीं था। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि उसका घर बर्बाद हो गया, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं था। बातों बातों में ही उसकी पत्नी का अंत हो गया। मेहरबानी यह हुई कि उसने उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यदि रिपोर्ट होती तो लाश का पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते। राकेश ने बहुत जल्दी अपनी पत्नी कविता की अर्थी तैयार कराई। वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अगर पुलिस आ जाएगी तो पुरानी बातें भी खुल जाएंगी उसमें, जो क्योंकि राकेश ने भी तो कत्ल किया था, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस तो बाल की खाल निकाल लेती है। इसलिए राकेश ने सोचा भलाई इसी में है कि चुपचाप पत्नी का अंतिम संस्कार कर दे। वह अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा और आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद उसने कविता के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया और चुपचाप अपने घर आ गया। क्योंकि दोस्तों वह जानता था कि उसके कविता जो थी वह अपने साधु प्रेमी को बहुत प्यार करती थी। उस दिन भी उसने कविता का वह रूप देखा था। अब कविता समझ गई थी, जब उसके पति के मुंह से निकला कि उस दिन तो तुम नहीं डरी। कविता समझ गई थी कि इसी ने मेरे पति को मारा है, क्योंकि वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थी, जिस भी दिन मुझे अपने पति के हत्यारे का पता चलेगा मैं उससे बदला जरूर लूंगी। यही कविता ने किया। वह पति को तो नहीं मार सकी, लेकिन उसने अपने जीवन की लीला का अंत कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।